Hi all, today myself Pinky Kumar. I'm a special educator and mom of a teenage boy who's in a spectrum. आज बस मैं ये like I have a request to all the parents, all the moms of special needs, parents autism, Down syndrome, MR. Try to empower yourself. Okay? अगर आप लोग अपने आप को एम्पावर नहीं करोगे, आप लोग अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप लोग बच्चे के साथ काम नहीं करोगे, बिलीव मी नोबडी विल बी गोइंग टू चेंज योर लाइफ. आप कितनी भी अच्छे स्कूल में भेज रहे हो, कितनी भी अच्छी थेरेपी सेंटर में भेज रहे हो, देर इज ए नो मैजिक एट ऑल. बिलीव मी, आई एम वर्किंग इन स्कूल. मैंने इंडिया में भी काफ़ी सारे स्कूल्स में काम किया था, यहाँ पे भी मैं स्कूल्स में काम कर रही हूँ, 2 स्कूल में काम कर रही हूँ. जो बच्चों के पेरेंट्स मैं देखती हूँ कि घर में काम करते हैं, दे डेफिनेटली दो चिल्ड्रन आर रिफ्लेक्ट अस इवन इन आवर क्लासरूम्स की उनको ये स्किल्स घर में भी ट्रेनिंग मिल रही है. ठीक है, आप जैसे यूएस में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, सारे टीचर्स हैं, सब लोग बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं, बट स्टिल वी आर विद द चाइल्ड फॉर सम टेम्प्रोरी टाइम्स. ठीक है, कुछ टेम्प्रोरी टाइम्स 5 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए, वो भी 6 आवर्स में लंच है, स्नैक्स है, बच्चे के ट्रांजिशंस है, बहुत सारे और भी दूसरे बच्चे हैं. तो इट्स नॉट सो मच लाइक इवन वी ट्राई टू डू, बट इट कांट बी. If the parents is simultaneously trying to put their efforts, then the child will do a magic. तो हम कैसे एफर्ट्स करें? ठीक है, जैसे मैं अपनी वीडियो शेयर करती हूँ सीजनिंग के स्किल्स पे या पेस्टिंग स्किल्स पे, सिंपल आर्ट एंड के स्किल्स पे. अब वो सारे काम घर पे करना शुरू करो ना. माइट बी फर्स्ट डे द चाइल्ड विल नॉट शो यू सम रिजल्ट्स, माइट बी फर्स्ट डे आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे काम करवाएं, पर जब आप कंसिस्टेंटली डेली करते रहोगे ना, आपको और आपके बच्चों को दोनों को वो काम समझ में आ जाएगा. आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ डू आई टीच हिम, और बच्चे को ये समझ में आ जाएगा हाउ डू आई एग्जीक्यूट दिस वर्क. जैसे मैं अपनी ही जर्नी का बताती हूँ. मेरा बेटा जब 2 ईयर्स के ऑलमोस्ट था तो ही वॉज डायग्नोस्ड एज ऑटिस्टिक. ठीक है, आई स्टार्टेड थेरेपी सेंटर एज इंडिया में. मैंने ओटी स्टार्ट करी थी सबसे पहले उसके लिए. फिर ओटी के बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया स्पेशल एजुकेशन के पास जाने के लिए, वहाँ से स्पेशल एजुकेशन. बहुत लेटर मैंने फिर स्पीच स्टार्ट की थी, क्योंकि उसका बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू था. तो ये था कि पहले बैठे, फिर बैठना सीखा. पर मैंने जितने भी सेशन किए, ओटी के, स्पीच के, स्पेशल एड के, एबीए के, सारे सेशन में मैं बैठती थी, प्रॉपर मैं बैठती थी अपनी एक नोटबुक लेके. ठीक है, और लिखती रहती थी जो भी थेरेपिस्ट करवाता था. ठीक है, घर पे आके जैसे ओटी वाले सर ने 6 या 7 एक्सरसाइज करवाई, मुझे 5-6 का सामान भी है मेरे पास, या कुछ मैं उसको अगर इम्प्रूव चेंज करके मैं अपने घर में करा सकती हूँ, तो आई विल ट्राई टू डू ऑल दोज एक्सरसाइज, ओटी एक्सरसाइज. जो मेरा ओटी वाला टीचर, जो मेरा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे इंडिया में तो आपको हर पेरेंट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच, ये सब कराने लग जाता है. जो भी वो करवा रहा है, अगर सेम को मैं घर पे कराऊंगी, नेक्स्ट डे फिर ओटी वाला करवाता है, तो उस बच्चे को पता है उसने इतना प्रैक्टिस किया. ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे उसको वो सारी स्किल्स को बेटर इम्प्रूव करेगा. जैसे मेरे बेटे को फर्स्ट टाइम उन्होंने बॉल कैच एंड थ्रो सिखाया. वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, वो बैठता ही नहीं था. तो उन्होंने क्या किया था, एक बड़े से स्टूल के ऊपर उसको खड़ा किया और कहा, और बहुत पास आके, इतने पास आके उसको बॉल कैच एंड थ्रो, उसको ये समझाना था कि कैच एंड थ्रो का मतलब क्या है. मैंने उस चीज़ को समझा. मैंने भी घर में आई, मैंने एक बड़ा सा स्टूल रखा, ये चेयर रखी, उसके ऊपर अपने बेटे को खड़ा किया. वो 2 साल का था, तो उसके ऊपर खड़ा किया एंड वैसे ही बॉल कैच एंड थ्रो खेलना शुरू किया. नेक्स्ट डे जब वो ओटी के सेशन में गया, तो टीचर ने कहा अरे इसको तो ये आ गया है, मैं नेक्स्ट लेवल पे मूव करता हूँ. उसने फिर डिस्टेंस में जाके बॉल कैच एंड थ्रो किया. उसे क्यों आया? उसे इसलिए आया क्योंकि जो भी ओटी की क्लास में हुआ था, मैंने घर में आके उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कराई. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने वही किया जो उसका स्कूल में हो रहा था, उसको मैंने रिवाइज करवाया. उसको मैंने जो भी, वैसे ही स्पीच सेंटर में जो भी स्पीच वाली मैम काम करा रही होती थी, तो मैं वो भी लिखती थी. और जो भी स्पीच में, जैसे वो नॉन वर्बल चाइल्ड था, जैसे माउथ की ओपनिंग थी, आ, ओ,
ये सिखाया जाता था स्टार्टिंग में जब मेरी स्पीच स्टार्ट हुई थी, तो उसकी लैंग्वेज स्पीच आने के लिए सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प किए थे एनिमल्स। तो जैसे हॉर्स लेके आ रहे हैं, हॉर्सेस ने, तो इसने स्टार्ट किया, ने साउंड निकालना शुरू किया। सबसे पहला साउंड था ने, उसको बहुत अच्छा लगता था हॉर्स। फिर एलिफेंट आया, एलिफेंट से टम टम टम, तो टम टम करके उसने कुछ मुंह से स्टार्ट किया बोलना। ठीक है, यही सारे वर्ड्स होते हैं हर एक बच्चे के, ने, में, पे। जैसे कुरकुरे बहुत पसंद थे, तो कुरकुरे दिखाते थे, तो कुकू 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 करके बोलना शुरू किया। ठीक है, तो जो उन लोगों ने प्रैक्टिस की, मैं ये नहीं बता रही अभी कि कैसे स्पीच स्टार्ट कराते हैं, वो मेरा अलग वीडियो में शेयर करूँगी जल्दी ही, कि मेरी जर्नी में मैंने कैसे उस नॉन वर्बल से वर्बल के कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको हेल्प की। तो जो भी मैंने देखा मेरे थेरेपिस्ट कर रहे हैं, मैंने लिखा और घर आके मैंने सेम चीज़ को अपने तरीके से प्रैक्टिस कराई। जैसे मेरे बेटे का आई कांटेक्ट बिल्कुल जीरो था, जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं देखता था, उसको ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। ठीक है, इधर उधर देखते रहे ना, बुलाते रहो पीछे से, मतलब ही नहीं था, आई कांटेक्ट देने का मतलब ही नहीं था। तो हमेशा जैसे मैंने थेरेपिस्ट को देखा कि वो उसके सामने उतनी ही चेयर पे बैठ के ये करते हैं, और भी मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने घर में आके जैसे यहाँ पे बिंदिया लगा लेती थी, उसको अपने सामने बिठाती थी, कहती थी यहाँ से बिंदिया हटाओ। ठीक है, लिपस्टिक दे देती थी, वो मेरे फेस पे लिपस्टिक लगाता था, तो मेरी आंखों की तरफ देखता था। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारा काम किया, तब जाके लाइक आप जो भी, आप काफ़ी बच्चों को देखते हो जो कि बड़े हो गए, आप कहते हो उसका आई कॉन्टेक्ट भी ठीक है, एकदम से ये मैजिक नहीं होता है, एज के साथ भी सारे स्किल्स नहीं आते। मैं अभी भी मिडिल स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने बच्चों को, बिलीव मी, नहीं डेवलप हुए स्किल्स उनमें। तो ये मत सोचो कि एज के साथ अपने आप ही ऑटिज्म में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। आप ट्रेन करोगे, आप बच्चे को टीच करोगे, तभी आएगा। अपने आप इनको कभी कुछ नहीं आता, सारी शरारतें आ जाती है, नॉटीनेस आ जाती है, पर सही काम करना। इवन कि मेरे मतलब मिडिल स्कूल के बच्चों को पेपर को मैं कहती हूँ ना टर्न करो, वो टर्न करना भी नहीं आता, वो भी हम समझा रहे हैं कि टर्न करो। ठीक है, आप एज अ पेरेंट अपने हाथ में अपने बच्चे की कमांड लो। आपको देखना है कि मुझे अपने बच्चे को ये टारगेट करवाने हैं। ठीक है, आपको पढ़ाना है आपके बच्चे को, थेरेपिस्ट आपको गाइड कर देंगे, आप उनसे जाके सीख सकते हो, देख सकते हो, अच्छा ये क्या कराना है, मैं ये करूँगी, मैंने ओटी में ये करवाना है, मैंने स्पीच में ये करवाना है, मैंने एकेडमिक में ये करवाना है, मेरे को बाकी स्किल्स में एडीएल में ये करवाना है। ठीक है, आप घर में जितनी प्रैक्टिस कराओगे उतना ही बच्चा आपका लर्न करेगा, उतना ही आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्क विथ योर चाइल्ड। अगर आपको लगता है कि प्रीमिटिव रिफ्लेक्स या कोई ऐसी रिफ्लेक्स की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज आप करवा दोगे बड़े होके या छोटे में ही, वो एक क्रॉस मोटर की एक्सरसाइज है, सारे वो बस एक ग्रॉस मोटर की एक्सरसाइज है, जो बच्चों के जैसे कि क्या प्रीमिटिव, जैसे मोरो रिफ्लेक्स का ये है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। ठीक है, पैर भी और हाथ भी दोनों इस टाइप से मूव होने चाहिए, ये ATNR है। ठीक है, ये सब एक आपके बच्चे की ग्रॉस मोटर को इम्प्रूव कर रहे हैं। पर कहीं पे भी कोई भी थेरेपिस्ट मुझे कहते हैं कि प्रीमिटिव रिफ्लेक्स इज द सॉल्यूशन फॉर द ऑटिज्म, इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। वो बच्चे की, जैसे हमने प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइज में क्या करवा रहे हैं कि बच्चे को हमने कह दिया जंप करो रोप पे। ठीक है, अगर बच्चा रोप जंप करना शुरू कर देता है, क्या उससे ऑटिज्म ठीक हो जाएगा? नहीं। अगर हमने बच्चे को कहा वेस्टिबुलर ठीक करने के लिए हम इसको स्विंग दे रहे हैं, अगर ढंग से स्विंग करने लगा मीन्स या स्विंग पे एक्सरसाइज या जिम बॉल पे एक्सरसाइज करने लगा, उसका वेस्टिबुलर ठीक हो जाएगा। यस, वेस्टिबुलर ठीक हो जाएगा, पर उससे ऑटिज्म नहीं ठीक होगा। ऑटिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इस डिसऑर्डर के लिए आपको हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंट आपको लर्न करना है कि मैं कैसे लर्न करूं, मैं कैसे अपने बच्चे की हेल्प करूं। ठीक है, आप अपना से स्टार्ट करो लर्न करना कि आपको एकेडमी कैसे पढ़ानी, और एकेडमी के ऊपर उतना ही स्ट्रेस देना जितना कि आप बाकी सारी चीज़ों पे दे रहे हो।
ये नहीं कि एकेडमिक पे ही सबसे ज़्यादा, लाइक आज ही हमारे स्कूल में डिस्कशन हो रहा था कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स को लगता है कि लाइक मेरा बच्चा अगर मिडिल स्कूल जा रहा है या हाई स्कूल जा रहा है उसको इतना एकेडमिक होना चाहिए, जो कि बच्चे को उसका लेवल नहीं है, और बहुत सारी और चीज़ें जो हमें उन्हें टीच करनी है। तो आप एकेडमिक के ऊपर उतना ही प्रेशर डालो जितना कि आपके बच्चे को एज अडल्ट होने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पीच पे मेहनत करो, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन पे मेहनत करो। कम्युनिकेशन चाहे वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल डजेंट मीन्स कि नॉन कम्युनिकेटिव। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे अपने लाइफ में या अपने जर्नी में जो कि अपने AAC डिवाइस से या RPM से या और किसी टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्बल डजेंट मीन कम्युनिकेशन। तो अपने बच्चे की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने बच्चे की ADL पे काम करो, अपने बच्चे की लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स पे काम करो। अगर आप इन 5 चीज़ों पे एकेडमिक, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ADL एंड लाइफ स्किल्स, सोशल बिहेवियर एंड बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि OT या फिजिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली रिक्वायर्ड है बच्चे की ग्रॉस मोटर्स, बच्चे को ब्रेन को चैनलाइज करने के लिए। वो जितना आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हो ना, ब्रेन उतना ही चैनलाइज्ड होता है, उतना ही सेटल्ड होता है, उतना ही वायरिंग कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो होप दिस just please start doing the work with your child in all the 5 fields and try to help your child and take all the child of your responsibility on yourself। किसी भी थेरेपिस्ट को कह देना या स्कूल को कह देना कि स्कूल अच्छा नहीं था, थेरेपिस्ट अच्छे नहीं थे, आपकी पेरेंटहुड को ख़त्म नहीं करता है। आपका बच्चा है, आपके साथ उसको सर्वाइव करना है। थेरेपिस्ट आज है, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा शायद। लाइक अभी मेरे बेटा किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता तो कोई थेरेपिस्ट नहीं है उसके लाइफ में। आज ये स्कूल है, कल वो स्कूल होगा, बट पेरेंट मैं ही रहूँगी, चाइल्ड वो मेरा ही रहेगा। अगर वो इम्प्रूव करता है तो इट्स गोज टू माई हेल्प। ठीक है, अगर वो नहीं इम्प्रूव करता है तो वो भी मेरे ही हेडेक है। ठीक है, तो जब बच्चा मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हेडेक मेरा है, तो मैं ये क्यों किसी को कहूँ कि उसने ये एफर्ट नहीं किया, इस वजह से मेरे बच्चे का ये OT वाले ने मेहनत नहीं की, स्पीच वाले ने मेहनत नहीं की, ये भी मैंने मेहनत नहीं की, ये मैंने मेहनत की इसलिए इम्प्रूव हुआ। तो ट्राई टू वर्क हार्ड विथ योर चाइल्ड, ट्राई टू हेल्प द चाइल्ड, ट्राई टू एजुकेट योर चाइल्ड एंड उसके लिए आप खुद भी पहले एजुकेट होना शुरू करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़नी है या जॉब आप बैलेंस कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप बहुत सारे काम जैसे हाउस होल्ड के चोर्स अगर इंडिया में हो तो बहुत अच्छा है, आराम है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे के ऊपर जॉब काम को, एंड आप अपने बच्चे के एफर्ट डाल सकते हो। ये आपका टाइम मैनेजमेंट है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ। मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं अपने गोल्स को ना, मैंने एलोन मस्क की वीडियो देखी थी जिसमें वो अपने गोल्स को ऑर्गेनाइज कर देता है व्हाइट बोर्ड पे, और फिर उसके गोल्स उसको दिखते रहते हैं। देन ही विल बी लीव ऑल दोस लाइक डिस्ट्रैक्शन एंड स्टार्ट टू कंसंट्रेट। मैंने एक वीडियो में देखा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नाउ आई एम राइटिंग ऑल द माई गोल्स कि आज मैं अपने बेटे को ये 5 गोल करवाऊंगी, एकेडमिक, ये लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी, ये। ठीक है, स्कूल से आने के बाद मैं सो जाती हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ आधा घंटा सो जाऊँ, फिर मैं 4:30-5 बजे के साथ जो मैंने गोल्स लिखे हैं वो मुझे दिखते रहते हैं, तो मैं मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ और छुपा देती हूँ, एंड देन आई विल ट्राई टू डू माई ऑल द गोल्स। एंड साइमल्टेनियसली मैंने अपने सामान को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखा है। मैं हमेशा कहती हूँ, और मैंने हमेशा देखा भी है, जो क्लासरूम, जो पेरेंट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो उनको काम करना फास्ट हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी इस पर शेयर की थी कि मैं अपना सामान कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑटिज्म इश्यूज़ वाले प्लेलिस्ट में आप उसे चेक कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं उसको वही 4-5 काम जो मैंने डिसाइड कर रखे हैं, जैसे फिर मैं उसको एग्जीक्यूट कराना की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ, उसको फोर्स नहीं करती बहुत ज़्यादा। ये 2 टर्म में डिफरेंस है। उसकी तबीयत कैसी है, उसका मूड कैसा है, उस हिसाब से मेरी कोशिश होती है। तबीयत, मूड सब कुछ ठीक है तो ज़्यादा हम काम कर पाते हैं, 5 के 6 भी हो जाता है। तबीयत, मूड या कुछ सेंसिटिव फीलिंग आ रही है उसको, तो मैं काम को लोअर भी कर देती हूँ। ये भी पूरा का पूरा आपके बच्चे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, काम आपको करवाना है, बच्चे से करवाना है, पर बच्चे को देख के कराना है, ओवरलोड नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि वो बिल्कुल बिहेवियर में रो के राइटिंग एकेडमी कर रहा है, रो के वो OT कर रहा है।
वैसे रोते हुए बच्चे से कराने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।